दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू। ठीक है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट टू है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका एंग्लो मैसूर और जो एंग्लो मराठा वॉर्स थी उसके बारे में। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो यार एंग्लो मैसूर और जो एंग्लो मराठा वॉर थी उससे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हो था क्या, ठीक है। तो एंग्लो मैसूर और जो एंग्लो मराठा वॉर थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से अपने अभी हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। ठीक है, अगर आपने हमारी मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ पर हमने ख़त्म किया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स का एक छत्रराज हो गया था। ठीक है, एक पूरा उन्हें अपना पूरा सिस्टम बना लिया था। तो डुअल सिस्टम बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो वार्नर हास्टिंग था, ठीक है, उसने लास्ट में जो डुअल सिस्टम था उसको भी अबॉलिश कर दिया था। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है वो है आपकी कि एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर ने जो एक मेन टेरिटरी थी महाराष्ट्र की जो टेरिटरी थी, बहुत ज़्यादा एरिया जो मराठा के अंदर था, ठीक है, उसको कैसे कब्जाया और कैसे मराठा की मदद से फिर उन्होंने जो निज़ाम था, ठीक है, उसको हराया। तो होता क्या है कि पहली वॉर में क्या होता है कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जनरल ट्रेंड था। अगर वो देखो एक जनरल ट्रेंड है, मैं शॉर्ट नोट्स में मार के तो यहाँ पर आप वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो जनरल ट्रेंड क्या था कि स्मॉल वॉर, पहले छोटी लड़ाई लड़ेंगे, फिर जीतने के बाद ट्रीटी कर लेंगे। अगर जीत गए तो फिर तो पूरा राज कर लेंगे, अगर नहीं जीते तो ट्रीटी कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, फाइनल वॉर करेंगे उस राज के ऊपर। तो वो जो राज है वो सोचता था कि यार इस ट्रीटी हो गई है, अब अब कुछ नहीं होगा। तो लेकिन उनका उसका उल्टा होता था, ठीक है, लास्ट में फाइनल वॉर को ही डिक्लेयर करते थे। तो ये इनकी जनरल ट्रेंड था। ठीक है, आप हमेशा देखोगे कोई भी इनने जो वॉर लड़ी है उसमें हमेशा यही हुआ है, पहले स्मॉल वॉर, ट्रीटी, देन फाइनल वॉर। ठीक है, तो इससे आपको एक जो ट्रेंड है वो एनालाइज करने में मदद मिलेगी और आपको एक ओवरव्यू में मिल जाएगा किस तरह से ऑपरेट करते थे। तो आपको इजीली रिमेंबर होगा कि हाँ इसके बाद जो ये वॉर हुई इसके बाद फिर ट्रीटी होगी, फिर ट्रीटी के बाद फिर एक बड़ी वॉर होगी। ठीक है, तो इससे आप याद करने में आपको आसानी होगी। तो मैंने आपको ये चीज़ जो चीज़ है वो बताई है। ठीक है, अब देखिए पहली जो वॉर होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 17वीं सेंचुरी में, वो किस तरह किस बीच में होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निज़ाम प्लस मराठा, ठीक है, वैसे मैसूर। मैसूर कौन था, विजयनगर जो अम्पायर था, वोडियार किंगडम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ कि मैसूर इसमें जीत गया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई डिफेंसिव अलायंस की। डिफेंसिव अलायंस मतलब कि मैसूर को अगर कोई पेलने आएगा तो कौन मत करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम और मराठा। अब सेकेंड वॉर होती है मैसूर वॉर, 17वीं सेंचुरी में होती है। भी ये भी मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। तो इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की जाती है। टीपू सुल्तान इसमें भी जीत जाता है। ठीक है, अब टीपू सुल्तान जीतने का जो एक मेजर जो कारण था वो क्या था कि मैन्युफैक्चर रॉकेट, उसमें रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी थी उसको उसमें महारत हासिल थी उसको। दूसरा उसकी आर्टलरी बहुत पावरफुल थी और जो फायर आर्म्स थे, ठीक है, वो टॉप नॉच थे। तो इन तीनों का जो मिक्सचर था, इन तीनों का जो एक बेस्ट इंग्रेडिएंट था, ठीक है, उसने उसको बार बार वॉर में सफलता दिलाई। ठीक है, लेकिन थर्ड मैसूर और फोर्थ मैसूर वॉर ने बिल्कुल जो मामला था वो बदल दिया। तो थर्ड मैसूर एंग्लो जो मैसूर वॉर था उसमें क्या होता है, 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी प्लस निज़ाम प्लस मराठा, ये तीनों दोबारा मिल जाते हैं और मैसूर के ऊपर हमला करते हैं। मैसूर यहाँ पर हार जाता है। याद रखना, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर मैसूर डिफीटेड। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन की जाती है। मतलब जो टेरिटरीज हैं वो स्नैच कर ली जाती हैं, डिवाइड बिटवीन मराठा एंड निज़ाम प्लस इंग्लिश। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो टेरिटरीज हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं। वॉर जो एंडिमिटी है 3 करोड़ रुपीज़ की वो ले ली जाती है। ठीक है, और राजा ऑफ जो क्रॉग है गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम टीपू। ठीक है, तो ये एक राजा था, उसको इंडिपेंडेंट मिल जाती है टीपू से। तो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये कहीं, यार वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं इस मतलब जो ट्रीटीज़ हैं सुनी जैसी लग रही हैं, इसके जो फंक्शंस हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे जो वर्ल्ड वॉर 3 में क्या हुआ था कि जब दो अलायंस बने थे। एक अलायंस था आपका जापान का, दूसरा अलायंस था जर्मनी जापान का अलायंस था, दूसरा अलायंस था यूएसए और यूरोप का। ठीक है, उसमें उसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि वो टेरिटरी लड़ाई करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो लड़ाई करती हैं और लास्ट में जो टेरिटरीज को स्नैच कर लिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है जो कंट्री जो अलायंस जीता है उसके बीच में, और वॉर एंडिमिटी ली जाती है जो जो हारा है। ठीक है, तो ये जो टेट जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो सेम चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी। 17वीं सेंचुरी में से सेम चला, वो जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सेम चला। तो कहने का मतलब है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, जो चीज़ें हैं वैसे चलती आएंगी। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ठीक है, तो उसमें भी सेम ऐसे ही हो रहा है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल वॉर, फिर ट्रीटीज, फिर फाइनल वॉर। तो इस तरीके से पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो चल रहा है। लेकिन चलो हम अभी कहाँ भटक रहे हैं।
अब आता हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 17वीं सेंचुरी का। इसमें भी टीपू सुल्तान हार जाता है। तो यहाँ से जब हारा तो इसकी पूरी जो पतन की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई। ठीक है, अब एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो होता क्या है एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इसमें होता क्या है कि ये मराठा के बीच में थी, टेटर प्लस इंग्लिश प्लस मराठा है। ठीक है, टेटर कौन थे, मतलब जो मराठा के बिटवीन मराठा, मतलब जो मराठा के अंदर ही जो टेटर्स थे, जो इनके अंदर ही फूट पड़वा दी। ठीक है, किसने, इंग्लिश लोगों ने। और फिर जैसे कि उनकी पॉलिसी थी फूट करो और फिर राज करो, जैसे कि उन्होंने मुगल्स पे अप्लाई किया वो सेम उन्होंने मराठा पे अप्लाई किया। तो पहली जो एंग्लो मराठा वॉर थी वो 17वीं सेंचुरी में होती है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, इसमें लड़ाई शुरू करने कि हम लड़ाई शुरू करने की ट्रीटी हो जाती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है 17वीं सेंचुरी में। इंग्लिश जो है उनको वसाई मिल जाता है प्लस मुंबई। ठीक है, मराठा हेल्प इंग्लिश अंगेज मैसूर। तो इसकी वजह से जो ट्रीटी ऑफ सालबाई की वजह से क्या हेल्प करते हैं उनको फर्स्ट सेकेंड मैसूर वॉर के अंदर और थर्ड मैसूर वॉर के अंदर। तो आपको होगा कि आपने वहाँ पहले मैसूर वॉर पढ़ा दिया, फिर आप ट्रीटी ऑफ एंग्लो मराठा वॉर बता रहे हो। तो किस्म से कह सकते हैं कि जो एंग्लो मराठा वॉर है वो बहुत देर तक चली। ठीक है, जो टीपू सुल्तान वाली है वो बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर ट्रीटी होती गई, लड़ाई चल रही है। ठीक है, ये देखो 18वीं सेंचुरी के अंदर भी लड़ाई चल रही है इनकी, लेकिन वहाँ पर बस 17वीं सेंचुरी के अंदर निपटा दिया पूरा मैसूर को अंदर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। हाँ, हम कहाँ थे, हाँ, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, इंग्लिश को वसाई और मुंबई मिल जाता है, मराठा हेल्प करता है इंग्लिश को अंगेज मैसूर। अब पीस होता है 20 सालों के लिए, 1782 से लेकर 1802 तक। पीस साइन करते हैं कि 20 साल तक हम लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर। यहाँ पर फिर ट्रीटी ऑफ सुरजाई अरंगाओ। ठीक है, 1803 के अंदर जिस जो सिसोदिया था, ठीक है, वो जो इंडिया वो सरेंडर करता है, सरेंडर रोहतक, गुड़गांव एंड दिल्ली आगरा रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये असर मिलता है। फिर टीटी ऑफ देवगांव होती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि टीटी जो साइन की गई थी वो एंग्लो मराठा वॉर के अंदर थी या फिर एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर थी। अब आपको वो पूछता है कि जो टीटी ऑफ मैंगलोर थी वो किसके बीच में थी, मैसूर किंगडम के बीच में या फिर मराठा के किंगडम के अंदर। तो आप पता होना चाहिए कि वो मैसूर वॉर के अंदर थी, क्योंकि मैंगलोर उसके अंडर ही आता था। लेकिन अगर वो पूछता है को टीटी ऑफ देवगांव किसके अंदर साइन की गई थी, तो पता होना चाहिए कि एंग्लो मराठा वॉर वो सेकंड के अंदर आपको साइन की गई थी। तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भोसले थे, सिलेंडर कत्तक जो कटक था उसको उस रीजन को, प्लस वेस्ट रिवर वर्धा बेजार मुंबई ऑल कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ देवगांव के अंदर ये सब कुछ निकल के आता है। देन आते हैं आपका ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ठीक है, होलकर, यहाँ होलकर राजस्थान जो रीजन था वो भी सरेंडर कर देता है ब्रिटिशर्स के आगे। टोंक, रामपुर, बुंडी, ये सब ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पेशवा हार जाता है, बट हिज सन नाना साहेब टू पार्ट इन 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो याद रखना कि नाना साहेब ने ही 1857 रिवोल्ट के अंदर पार्ट लिया था, क्योंकि ये एग्जाम पूछा जाता है कि नाना साहेब कौन था। और ये पेशवा का लड़का था। ठीक है, जिसने 1857 के अंदर रिवोल्ट के अंदर पार्ट लिया था। अब आता आपको 1773 से लेकर 1798 से। तो पहला गवर्नर जनरल आपको रॉबर्ट क्लाइव था। याद रखना है आपको कि 17वीं सेंचुरी के जो लास्ट के जो पार्ट्स हैं उसमें रॉबर्ट क्लाइव था। बस आपको रफ रफ आइडिया होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल आपका रॉबर्ट क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो उसको 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। वॉरन हेस्टिंग, ठीक है, लेट 17वीं सेंचुरी के अंदर गवर्नर था आपका फोर्ट विलियम का, ये भी याद होना चाहिए आपको। 1784 के अंदर एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय विलियम जोन्स ने सेटअप की थी। हिस्ट्री जो स्टडी लाइब्रेरी है वो यहाँ पर सब कुछ था। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। ये क्या है, रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के ये ऑर्डर देता है। इस रेवेन्यू, उसका जो रेवेन्यू है प्लस मिलिट्री पेपर रिव्यू बाय फाइनेंशियल सेक्रेटरी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो उसको रिव्यू करेगा। डुअल सिस्टम यहाँ पर रिव्यू कर दिया गया था। डुअल सिस्टम क्या था कि एक तरफ उसको पेंशन मिल रही है और वो उसको एक दिखावे का राजा बना रखा है, और पीछे राज ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो वो चीज़ जो थी वो बिल्कुल हटा दी गई थी। अब जो राज कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, उसके हाथ में कोई पावर आ गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, फर्स्ट सीजी चीफ जस्टिस एंड 3 जज थे। इल्जा एमपे, ठीक है, जो इल्जा एमपे थी वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की। आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या होता है कि डुअल गवर्नमेंट आता है, मतलब एक कमर्शियल होती है, एक आपको पॉलिटिकल होती है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड मेंबर होता है। तीसरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, कैन नॉट डिक्लेयर विदाउट परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। होता क्या है, देखो पहला
तो कमर्शियल और पॉलिटिकल मतलब क्या है? कमर्शियल मतलब कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है वो उसके अंदर होंगे कमर्शियल के अंदर। पॉलिटिकल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। दूसरा फॉर्मेशन होता है इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 मेंबर। फिर से इंडिया के एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल तब तक वर्ड डिक्लेयर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट की परमिशन लिए। लेटर प्रूव इट इनइफेक्टिव। ठीक है, लेकिन इसको बाद में पता लगा कि इनइफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जो परमिशन है उसको लेने के अंदर ही उसको 2 से 3 साल लग जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो किसी काम का ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो उनको 2 साल उनको तो क्या कहते हैं परमिशन लेने में लग जाएंगे, अगर वो बोर्ड के द्वारा भेजते भी हैं वहाँ से परमिशन लेने के लिए। तो वो उन्होंने कहा कि ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, फिर से इंडिया एक्ट का जो तीसरा क्लॉज है वो इनफिशेंट पाया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस वो तीसरा गवर्नर जनरल बनता है। मोस्ट रिफॉर्म, जितने भी ज़्यादा इसको रिफॉर्म हो रखे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफॉर्म लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर हो रखे हैं। जुडिशल में हो, पुलिस के अंदर हो, एडमिन के अंदर हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, रेवेन्यू के अंदर हो, फादर ऑफ सिविल इसको सर्विस भी बोलते हैं। सेपरेट हिंदू मुस्लिम लॉ भी इसने कोडिफाइड किया गया था। अभी जिसकी बात चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी, वो कब का इसने सोच भी लिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो इसने मर्जर करने की कोशिश भी करी। तो बहुत जो काम थे, ठीक है, ये कह सकते हैं कि मल्टी नेचर पर्सनैलिटी था। इसने बहुत सारे काम तो उस समय कर दिए थे। तो ये हमने पढ़ लिया आपको 1773 से लेकर 1798 तक। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे 1798 से 1848 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।